नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। बैंक बिल्डर्स के बीच गठजोड़ मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 22 मामलों में किया केस दर्ज। सुपरटेक, जेपी इंफ्राटेक और अजनारा इंडिया जैसे बिल्डर्स के नाम शामिल। टीसीएस में 12,000 कर्मचारियों की छटनी के ऐलान पर हरकत में आया श्रम मंत्रालय। सूत्रों के मुताबिक चीफ लेबर कमिश्नर ने 1 अगस्त को टीसीएस के अधिकारियों को किया तलब। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। भारत में एयर टैक्सी को लेकर अड़चन जल्द दूर होगी। डीजीसीए 3 से 6 महीने में जारी कर सकता है गाइडलाइंस। पीएमओ इसी हफ्ते करेगा एयर टैक्सी को लेकर समीक्षा। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का कांग्रेस पर हमला। कहा, सिंधु जल पर कांग्रेस की संधि शांति नहीं बल्कि तुष्टीकरण के लिए थी। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए कड़े एक्शन। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत पुंछ में 2 आतंकी ढेर। सेना और पुलिस के साझा अभियान में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। 72 घंटे में 5 आतंकी मारे गए। जुलाई सीरीज एक्सपायरी से पहले दायरे में बाजार। निफ्टी, बैंक निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट बंद। इंफ्रा, पीएससी, एनर्जी शेयर्स ने दिखाई खरीदारी। ऑटो, रियलिटी, एफएमसीजी शेयर्स में रहा दबाव। आज से खुले एनएसडीएल के आईपीओ को मिला बम्पर रिस्पांस। पहले ही दिन पूरा भरा इशू। 1 अगस्त को होगा क्लोज। आईपीओ से 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। रूस में 8.8 तीव्रता के भूकंप से हड़कंप। 73 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप। कई देशों में सुनामी का अलर्ट। अमेरिका, जापान में कई मीटर ऊंची लहरों का कहर। चीन में भी अलर्ट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बैंक और बिल्डर्स गठजोड़ के मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने 22 मामलों में केस दर्ज किया है। इसमें सुपरटेक, जेपी इंफ्राटेक और अजनारा इंडिया जैसे बिल्डर्स के नाम शामिल हैं। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं कौन से बिल्डर्स हैं जिनके खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है और इसके पीछे वजह क्या रही? देखिए, दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे जो घर खरीदार हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि हम बहुत सालों से ईएमआई भर रहे हैं, ना हमें पोजेशन मिला है, ना हमें पता है कि उसका पोजेशन कब मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें भी लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं बैंक और बिल्डर्स के बीच में किसी तरह की कोई साठगांठ है, गठजोड़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए थे कि आप उस पूरे मामले की जांच कीजिए। सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की। 6 मामलों में सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई ने जानकारी दी कि हम इस मामले में प्रोसीड करने के लिए तैयार हैं। 22 जो ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अनुमति दे दी थी कि आप इन मामलों में एफआईआर दर्ज कर लीजिए। तो आज सीबीआई ने वो एफआईआर दर्ज कर ली इनके ऊपर और करीबन 22 बिल्डर्स के नाम है इसके अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले सुपरटेक है, अजनारा इंडिया है और उसके बाद जेपी इंफ्राटेक और ऐसे ही करीबन 22 बिल्डर हैं जिनके ऊपर केस दर्ज किया गया। इसके साथ साथ सीबीआई ने आज इन दिल्ली एनसीआर के अंदर जो 47 लोकेशन है इन बिल्डर से जुड़े हुए, उनके ऊपर छापेमारी भी की और अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाएगा। जी, शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। टीसीएस की तरफ से 12,000 कर्मचारियों की छटनी के ऐलान के साथ ही श्रम मंत्रालय हरकत में आ गया है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीफ लेबर कमिश्नर ने 1 अगस्त को टीसीएस के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया है। 12,000 लोगों की छटनी पर टीसीएस के अधिकारियों से पूछताछ की जा सकती है। साथ ही नौकरी नहीं देने के मुद्दे पर भी श्रम मंत्रालय सवाल जवाब कर सकता है। आपको बता दें कि ऑफर लेटर देने के बाद भी टीसीएस ने 600 लोगों को अब तक ज्वाइन नहीं कराया है। साथ ही ये भी बता दें कि टीसीएस की तरफ से फिलहाल इस मुद्दे पर कोई भी औपचारिक जवाब नहीं मिल पाया है। तो दुनिया भर में आईटी सेक्टर में छटनी हो रही है और कैंपस हायरिंग को टाला जा रहा है। तो क्या अब आईटी जॉब्स की भरमार के दिन लद गए? इसी पर आज हम कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा करेंगे। शाम 5:57 पर जरूर देखें।
भारत में एयर टैक्सी की उड़ान को लेकर कानूनी अड़चन जल्द दूर हो सकती है। सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए एयर टैक्सी को लेकर गाइडलाइंस पर काम कर रहा है। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं कब तक ये गाइडलाइंस आ सकती हैं? जी, ईवी टोल्स जिसे आम भाषा में एयर टैक्सी कहते हैं, उसके लिए नियम बनाने का काम अगले कुछ महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल डीजीसीए ने 6 वर्किंग ग्रुप बनाए थे ईवी टोल्स की पूरी समीक्षा के लिए, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए, जिसमें से 3 ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जिसमें कि वर्टिपोर्ट डिज़ाइन, इसके अलावा क्रू लाइसेंसिंग, टाइप सर्टिफिकेशन को लेकर जो ग्रुप्स बने थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। वहीं 3 और ऐसे ग्रुप्स हैं जो अगले 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, जिसमें एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, एयरपोर्ट परमिट की जो बात है और साथ ही जो एमआरओ और मेंटेनेंस है, इनकी रिपोर्ट बहुत जल्द आ सकता है, ऐसा सूत्र में बता रहे हैं। और जब ये 6 रिपोर्ट आ जाएगी, वो आधार बनेगा जो भविष्य में ईवी टोल्स को मैनेज करने के लिए, उसका ऑपरेशंस के लिए जो नियम बनाए जाएंगे, उसका ये आधार बनेगी। साथ ही 2026 से सरकार एक सैंडबॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहती है। उसके लिए कुछ जगह आइडेंटिफाई की गई है, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे जो कंपनियाँ इंटरेस्टेड हैं ईवी टोल्स में, वो एक्सपेरिमेंट कर सकेंगी और उसके आधार पर एक्सपेरिमेंट्स के जो नतीजे आएंगे वो भविष्य में निर्धारित करेंगे कि ईवी टोल्स के लिए किस तरह के नियम जो है वो बनाए जाएंगे। और इसी सप्ताह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जो पीएमओ के अंदर पूरी जो ईवी टोल सेगमेंट में डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे वो लेजिस्लेशन को लेके हो या फिर सैंडबॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, इनको लेके डेवलपमेंट की समीक्षा पीएमओ करेगी। तो अगले कुछ महीनों में हम देख सकेंगे कि ईवी टोल्स या एयर टैक्सी के लिए नियम जो है वो फाइनली सरकार लेके आ सकती है। जी, शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में बहस के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल समझौते पर अपनी बात रखी। जयशंकर ने कहा कि सिंधु जल समझौता तब तक स्थगित रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं करता। जयशंकर ने ट्रंप के मध्यस्थता के दावे को एक बार फिर से खारिज किया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल से 16 जून तक ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी में बात नहीं हुई। इसके अलावा जयशंकर ने कहा कि यूएनएससी ने भी टीआरएफ को लेकर भारत के स्टैंड पर मुहर लगाई है। सर, मैं उनको कहना चाहता हूं, वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। उनको फिक्र थी पाकिस्तानी पंजाब, उनको फिक्र जम्मू एंड कश्मीर के किसानों पर नहीं थी। उनको फिक्र राजस्थान के किसानों की नहीं थी। उनको फिक्र हिमाचल पर नहीं थी। राइट टू स्पीक। नो प्लीज, और यू गेट योर अपॉर्चुनिटी टू स्पीक प्लीज। उनका कहना था कि संसद का ना हक है कि कितना पानी जाए ना कितना पैसा जाए। और सर, जो वो कहते हैं कि हमने ये शांति की कीमत थी, नहीं सर, ये तुष्टीकरण की कीमत। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट शोज इट कैन बी करेक्टेड, लाइक आर्टिकल 370 was corrected, the Indus Waters Treaty is being corrected, it will be held in abeyance until Pakistan irrevocably gives up its support of terrorism. Sir, we had warned. Please. We had warned that blood and water cannot flow together. Today, we are demonstrating that what we say we will do, blood and water will not flow together. साथ ही जयशंकर ने यूएनएससी में टीआरएफ के खिलाफ भारत के स्टैंड की बड़ी जीत का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि यूएनएससी कमेटी ने टीआरएफ को पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार माना है। साथ ही यूएनएससी ने कहा कि लश्कर की मदद के बिना पहलगाम का हमला संभव नहीं था। Report mentions the resistance front, TRF, saying that member states have noted that one member state said the Pahalgam attack could not have happened without Lashkar-e-Taiba support, and there was a relationship between LET and TRF. Another member state said attack was carried out by TRF, which is synonymous with LET, and it mentions that Pakistan actually opposed it and said LET was defunct. So we were able to get into UN recognition that TRF today is a proxy for the LET and is responsible for Pahalgam.
जयशंकर के अलावा राज्यसभा में बहस के दौरान बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पूर्व यूपीए सरकार की कड़ी आलोचना की, साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जम्मू कश्मीर में अब स्थानीय आतंकवाद समाप्त हो गया है और सिर्फ विदेशी आतंकवादी ही हमले कर रहे हैं और उन्हें भी किसी भी हमले के 7 दिनों के भीतर निपटा दिया जाता है। परिवर्तन न दिखे तो मैं क्या करूं? महामारी रुस जाए तो मैं क्या करूं? तो आपको परिवर्तन दिख नहीं रहा है। उसी तरीके से आज लोकल टेररिज्म समाप्त हो गया है। अब ये फॉरेन इन्वेडेड टेररिस्ट ही रहे हैं। ये छोटी घटना नहीं है और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। उसी तरीके से अब लाइफ ऑफ ए टेररिस्ट एवरेज इज 7 days। 7 दिन के अंदर टेररिस्ट नस्तो नाबूद हो रहा है और ये जीरो टॉलरेंस का नतीजा है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग ऑपरेशन में 72 घंटे में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत पुंछ में 2 आतंकी मारे गए हैं। इससे पहले ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों के 3 जो आतंकी हैं उनको ढेर किया था। इसमें पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और मेन शूटर हाशिम मूसा भी शामिल था, जबकि 2 और आतंकी अफगान और जिब्रान को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को आतंक पर तगड़ा प्रहार माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का दहशतगर्दी पर एक और बड़ा प्रहार हुआ है। ऑपरेशन महादेव के बाद अब सेना ने ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत आतंकियों के मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। सुरक्षा बल ने इनके कब्जे से 3 हथियार बरामद किए। सेना का कहना है कि यह कार्रवाई अलर्ट और सटीक फायरिंग की वजह से सफल रही। ऑपरेशन शिव शक्ति को जम्मू कश्मीर पुलिस से मिले सटीक इनपुट के बाद अंजाम दिया गया। इससे पहले सोमवार को जम्मू के महादेव माउंटेन पर सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ढेर किए गए तीनों आतंकियों में पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा और उसके 2 सहयोगी शामिल थे, जिसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने खुद लोकसभा में दी। पहलगाम हमले के बाद हुई जांच में 3 आतंकियों के नाम सामने आए थे, जिनके 24 अप्रैल को अनंतनाग पुलिस ने 3 स्केच जारी किए थे। इनके नाम थे आतंकी आदिल हुसैन ठोकर, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली उर्फ तलहा भाई। मूसा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप में कमांडो रह चुका है। इन आतंकियों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। एक हफ्ते पहले सुरक्षा बलों को श्रीनगर के दाचिगाम इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। एक चाइनीज अल्ट्रा कम्युनिकेशन सेट को फिर से एक्टिवेट किया था। उसी सैटेलाइट फोन के सिग्नल ट्रेस हुए और आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 3 दिन में सुरक्षा बल की इस कामयाबी ने एक बार फिर देश के दुश्मनों को संदेश दे दिया है कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले हर आतंकी का खात्मा होकर रहेगा। तो आवाज अड्डा में आज हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, आतंक का गेम ओवर, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत पर 20 से 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये बात भी साफ की कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी फाइनल नहीं हुई है। India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Is that what you're tracking, or what do you think the rate will be for India? That they are going to pay 25%. Yeah, the India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Yeah, I think so. Look, India's they're my friends, and he's my friend. कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीज फायर और टैरिफ को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील पर अमेरिका भारत को दबाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कहीं नहीं कहा कि ट्रंप झूठे हैं। बोल नहीं पा रहे, दैट इज द रियलिटी। राहुल जी बोल क्यों नहीं पा रहे, क्या प्रॉब्लम है? हाँ? आपने चुनौती दी कि ट्रंप को बोलिए कि आप ट्रंप लायर है, फिर भी पीएम नहीं बोले। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है।
बाद शेयर बाजार की जुलाई सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स 144 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 34 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक की भी फ्लैट क्लोजिंग हुई। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुए। मार्केट की पूरी जानकारी बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन अगर आज के सत्र की बात करी जाए तो लार्जली मार्केट में हमें फ्लैट मोमेंटम देखने को मिला है, जहां पे हमें सेंसेक्स निफ्टी में स्लाइटली अपटिक देखने को मिला, बट ऑन द फ्लिप साइड बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ नजर आया। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की एक बार बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी में जो सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर्स हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो, नंबर्स आए थे और डेफिनेटली नंबर्स पॉजिटिव साइड में थे, वो रिफ्लेक्शन दिखाया। सन फार्मास्यूटिकल में 1.5% की तेजी, एनटीपीसी यहाँ पे 1.5%, मारुति सुजुकी में भी करीब 1.25% की तेजी देखने को मिली और लार्जली कंपनीज के नंबर्स भी आने वाले हैं। लूजिंग पॉकेट में टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड और बजाज ऑटो में आज एक जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप की बात कर ली जाए तो केपीआईटी टेक 4.25%, एपीएल, अपोलो ट्यूब, पेज इंडस्ट्री, एमएनएम फाइनेंशियल आज अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। बट लूजिंग स्ट्रीक में देख लेते हैं मिड कैप के अंदर डिलीवरी में 3% की कमजोरी, बंधन बैंक नंबर्स अच्छे नहीं थे, ये गिरावट देखने को मिली। भारत फॉर्ज और इंडियन बैंक ने आज मिड कैप में निराशाजनक परफॉर्मेंस दिया है। एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी का आईपीओ आज से खुल गया है। आईपीओ को 1 अगस्त तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। खुलते ही आईपीओ को दमदार रिस्पांस मिला। पहले दिन आईपीओ करीब 1.25 गुना सब्सक्राइब हो गया है। एनएसडीएल आईपीओ का कुल साइज 4011 करोड़ रुपए का है और प्राइस बैंड की बात करें तो ये 760 रुपए से 800 रुपए प्रति शेयर है। आपको बता दें कि एनएसडीएल भारत का पहला और सबसे बड़ा सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है। आदित्य इन्फोटेक आईपीओ का आज दूसरा दिन है और जिन्होंने भी आईपीओ भरा है उनमें से कई लोगों को आदित्य इन्फोटेक के बदले दूसरे नाम से मैंडेट मिल रहा है। तो ये पूरा चक्कर क्या है, इस पर अहमदाबाद के एबीके सिक्योरिटीज के डायरेक्टर अंकित कोठारी से खास बातचीत की केतन जोशी ने। देखिए कल नया आईपीओ स्टार्ट हुआ था आदित्य इन्फोटेक करके, उसका कल फर्स्ट दिन था। तो मेरी टीम से हम आईपीओ का ऑनलाइन क्लाइंट से मैंडेट करवाते, तो कई सारे क्लाइंटों का क्वेरी आया कि यहाँ पे हम जब मैंडेट एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे मार्फत या स्टॉक ब्रोकिंग का नाम आ रहा है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाएगा। मुझे एक एक करके बताइए, ये जो 2,07,900 का है उसके बाद क्या क्या हुआ वो 1 बाय 1 बताइए। हमने हमारे ऑन एंड से पहले पूरा क्लियर किया, क्रॉस चेक किया कि क्या इश्यू आ रहा है। तो हमने स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ मैंडेट भेजा क्लाइंट को, तो वहाँ पे भी मार्फतिया का नाम आया। फिर रिटेल कैटेगरी में भेजा 14,000 का, तो वहाँ पे भी मार्फतिया का नाम आया। फिर हमने हमारे ब्रोकर से बात किया, तो ब्रोकर ने भी क्रॉस चेक किया उनके आईटी डिपार्टमेंट से कि ये हमारे सर्वर से इश्यू है। फिर उन्होंने भी सब क्लियर था, तो फिर एक्सचेंज से बात किया, तो एक्सचेंज से रिप्लाई भी आया कि ये फॉल्ट कुछ एक्सचेंज की ओर से ही है। और उन्होंने ऑन द स्पॉट अपने एनएससी से रिप्लाई आया। हाँ, एनएससी से ये रिप्लाई आया कि प्लीज नोट वी हाईलाइट द बिलो कंसर्न टू द स्पॉन्सर बैंक एंड दे आर लुकिंग इनटू द सेम। एनएससी से भी ऑन द स्पॉट ये रिप्लाई आ गया। तो अब आप अपने क्लाइंट को ब्रोकर के थ्रू क्या मैसेज दे रहे हैं ताकि और भी जो जिनको अभी आईपीओ भरना है उनको थोड़ा संज्ञान में आ जाए? सबसे पहले मैं आपको क्लाइंट्स को ये बात बताना चाहूंगा कि अभी ये ऑनलाइन फ्रॉड का बहुत चल रहा है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये कुछ फ्रॉड है, ये कुछ टेक्निकल एरर है। लेकिन सबसे पहले हम ब्रोकर और एक्सचेंज तो हमारे ओर से ऑन द स्पॉट एक्शन लेते ही है, लेकिन क्लाइंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो आईपीओ चल रहा है वही आईपीओ का नाम आईपीओ मैंडेट में आना चाहिए। अगर वो आईपीओ मैंडेट में वो कंपनी का नाम नहीं आ रहा है तो ऑन द स्पॉट वहाँ पे स्टॉप करके वहाँ डिक्लाइन का भी ऑप्शन आता है, तो डिक्लाइन भी वो कर सकते हैं कि ये आईपीओ का नाम कोई दूसरी कंपनी का आ रहा है तो वो डिक्लाइन भी कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर रूस में आए विनाशकारी भूकंप की। रूस के पूर्वी इलाके कामचटका में 8.8 तीव्रता के भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई है। भारतीय समय के मुताबिक ये भूकंप आज सुबह 4:54 पर आया और इसे दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप बताया जा रहा है। भूकंप के बाद रूस और जापान सुनामी की भयंकर तस्वीरें देखने को मिल रही है। रूस के कुरिल द्वीप और जापान के होकाइडो तट पर सुनामी के बाद आसपास के इलाकों में भगदड़ मच गई है। खतरे के सायरन के बीच लोगों से सुरक्षित इलाकों पर जाने की अपील की जा रही है। वहीं रूस ने सुनामी प्रभावित द्वीपों पर इमरजेंसी का ऐलान किया है। अमेरिका से लेकर कनाडा तक सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका के हवाई द्वीप से सुनामी की लहरें टकराई हैं। हवाई के हनालेई की बात करें तो यहाँ पर भी 15 फीट ऊंची लहरें उठी। लॉस एंजलिस में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। पेरू में भी लोगों से तटों से दूर रहने की अपील की गई है।
में भूकंप से दुनिया में हड़कंप। तिहत्तर साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप। बुधवार सुबह 8.8 की तीव्रता के भूकंप ने रूस को हिला दिया। चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी। भूकंप से कैंप चटका के उत्तरी कुरीलों में एक घर की छत का हिस्सा गिरता नजर आया और अपने घरों से भागते लोग दिखाई दिए। कैंप चटका में ही भूकंप की वजह से कई कारें हिलती नजर आई। भूकंप के झटकों से घरों में रखा सामान हिलने लगा। कैंप चटका के किंडरगार्टन स्कूल की इमारत को भूकंप से भारी नुकसान पहुंचा है। भूकंप से डरे लोग अपने घरों में कोना पकड़कर खुद को बचाते दिखाई दिए। रूस के कैंप चटका में आए भूकंप के झटके प्रशांत महासागर की तरफ खुलने वाले पूर्वी रूस और जापान तक महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। रूस में इससे पहले 1952 में कैंप चटका में 9.0 की तीव्रता का भूकंप आया था। अब आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग राज्यों में किस तरह से लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की, जहां भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जयपुर, सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में जल भराव से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं जयपुर में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी वजह से सड़कें दरिया बन गई हैं, जबकि सवाई माधोपुर में 6 घंटे से मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रेलवे स्टेशन की पटरियां डूबने से ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। राज्य के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो जयपुर में किस तरह के हालात हैं, इसका जायजा लिया संवाददाता भवानी ने। 1 घंटे की तेज बारिश में जयपुर पानी पानी हो गया है। जयपुर मानो जलपुर बन चुका है। जयपुर के टोंक रोड पर है और टोंक रोड की एक तस्वीर देखिए कि यहाँ पर आप ये टोंक फाटक की तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों को काफ़ी निकालना मुश्किल हो रहा है। और ये तब की स्थिति है जब पानी कुछ नीचे उतरा है और ये मुश्किल यहाँ पर आ रही है। आप देखिए कि जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ पर यार तो काफ़ी मुश्किल आ रही है निकालने को लेकर और पानी को लेकर। आप देखिए कि पानी का जो लेवल है कुछ कम हुआ, उसके बावजूद शहर के अंदर इस तरीके से जल जमाव की स्थिति जगह जगह पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात काफी बिगड़ गए हैं। विदिशा की निचली बस्तियों में कई घरों में पानी भर गया है और वहीं बेतवा नदी किनारे स्थित मंदिर डूब गए हैं। प्रदेश के 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, बैतूल, रायसेन, श्योपुर, ग्वालियर और जबलपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। तो विदिशा में बारिश की वजह से किस तरह के हालात हैं, आइए दिखाते हैं। पानी पानी पानी। मध्य प्रदेश में 32 जिलों में इस समय पानी जो है बहुत लगातार बारिश हो रही है और ये नज़ारा आप जो अभी देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का नज़ारा है, जहां पर ये बेतवा नदी देखिए उफान पर है। कितना उफान है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अभी तो ये नया ब्रिज है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, लेकिन जो पुराना ब्रिज देखिए पूरी तरह से बेतवा के ऊपर जो पुराना ब्रिज बना हुआ था उसके ऊपर से बेतवा नदी उफान पर है और बह रही है। मंदिर देखिए, मंदिर डूब चुके हैं और साथ ही साथ जो निचली बस्तियां हैं, मैं आपको दिखाऊं कि जो निचली बस्तियां हैं उनमें पानी भरा हुआ दिख रहा है। इधर इस तरफ देखिए आप तो मंदिर के जो घाट हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं और मंदिरों में पानी भरा हुआ है। ये बेतवा नदी के किनारे का नज़ारा है। दूसरी तरफ और मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरफ आप देखिए बेतवा का उफान देखिए, इतना पानी, हर तरफ पानी पानी। पानी की वजह से जो जनजीवन जो है कई इलाकों में जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। इस तरफ देखिए आप
पानी पूरी तरह से भरा हुआ। और ये मंदिर देखिए जिसमें सिर्फ शिखर दिखाई दे रहा है, बाकी पूरा मंदिर ये डूब चुका है। तो पानी 32 जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश के लिए की गई है। और पूरे मध्य प्रदेश में इस समय मानसून जो है वो अपना जिसे कहें इंद्र देवता पूरी तरह से मेहरबान है और लगातार तेज बारिश हो रही है 32 जिलों में। भारतीय मूल के मशहूर ब्रिटिश अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाथ देसाई का मंगलवार को 85 साल की उम्र में निधन। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।